नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। आज अपन चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, आज अपन एक बीमारी के ऊपर चर्चा करेंगे। उस बीमारी का नाम है लंपी स्किन डिजीज़। उस बीमारी का नाम क्या है? लंपी स्किन डिजीज़। उस बीमारी के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। यह बीमारी वर्तमान में गौवंश को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो ये अपने लिए करंट का टॉपिक भी बन गया है कि वर्तमान में करंट के अंदर एग्रीकल्चर करंट जीके के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाला है। आज अपन इस बीमारी के बारे में विस्तार से देखेंगे कि ये बीमारी कहाँ से सबसे पहले आई थी और किसके द्वारा होती है ये, और इसका वाहक कौन होता है, और इसका लक्षण क्या होते हैं, बचाव क्या है और उपचार क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में सामान्य परिचय। तो अपन सामान्य परिचय की बात करें लंपी स्किन डिजीज़ का, तो सामान्य परिचय इसका इस प्रकार है कि सामान्य परिचय हो जाएगा इसका। प्रथम बार ये कहाँ पर देखी गई थी? तो ये जो LSD जो बीमारी, इसका पूरा नाम होता है लंपी स्किन डिजीज़ होता है। इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन निथलिंग बीमार वायरस भी कह सकते हैं। कौन सा वायरस? निथलिंग वायरस के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। तो इसके दो नाम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? एक तो हो जाएगा LSD यानी कि इसका पूरा नाम होता है लंपी स्किन डिजीज़, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा? निथलिंग वायरस के नाम से अपन जानते हैं। अगर LSD के पीछे V लगा देंगे तो ये हो जाएगा लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सामान्य परिचय की बात करें तो सामान्य परिचय हो जाएगा सबसे पहले कहाँ पर देखी गई थी? तो ये सबसे पहले जाम्बिया अफ्रीका के अंदर देखी गई थी। तो दक्षिणी अफ्रीका जो अफ्रीकन महाद्वीप है वहाँ पर एक स्थान है जाम्बिया, वहाँ पर इस बीमारी को सबसे पहले देखा गया था। या अपन कह सकते हैं विश्व में जो सबसे पहला इसका जो केस आया था वो प्रथम केस जाम्बिया शहर के अंदर आया था। और कब आया था? तो 1929 के अंदर ये प्रथम केस देखा गया था। उसके बाद में भी ये धीरे धीरे बीमारी पूरे विश्व में फैलने लगी और अलग अलग देशों में ये अलग अलग वर्ष के अंदर इसको देखा गया, अलग अलग वर्षों में देखा गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें 2015 के अंदर इसको कहाँ देखा गया? तो ग्रीस और तुर्की में देखा गया। कहाँ पर देखा गया था? तो ग्रीस और तुर्की में देखा गया था। नेक्स्ट बात करें अपन तो 2016 के अंदर इसको कहाँ पर देखा गया? तो रूस के अंदर देखा गया था इसको। ठीक है, और 2019 में इसको बांग्लादेश के अंदर देखा गया था। तो ये तो होती है इसकी तथ्यात्मक जानकारी की विश्व में ये कब और कहाँ पर देखी गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन इंडिया में इसका जो इंडिया के अंदर इसका पहला केस कब आया था? तो इंडिया के अंदर जो इसका पहला केस आया था साथियों वो आया था पहली बार इंडिया के अंदर कब इसका केस आया था? तो 2019 के अंदर इसका पहला केस आया था। और कहाँ पर आया था? तो उड़ीसा राज्य के अंदर आया था। उड़ीसा राज्य में भी अगर पर्टिकुलर आपसे जगह पूछे तो उस जगह का नाम हो जाएगा, कौन से जगह का नाम हो जाएगा? मयूर बीच जगह पर आया था। तो भारत में पहला केस कब आया था? 2019 में उड़ीसा के अंदर मयूर बीच जगह पर आया था। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अब बात करें जो ये बीमारी है LSD लंपी स्किन डिजीज़, ये किसके इसका रोग कारक या इसका जो रोग कारक कौन सा होता है? तो इसका रोग कारक की बात करें तो इसका जो रोग कारक होता है वो होता है, यह रोग जो बीमारी है ये वायरस जनित बीमारी होती है। ठीक है ना, तो ये वायरस जनित बीमारी और इसका जो रोग कारक है वो हो जाएगा ये पोक्सोविरिडी कुल के कैप्रोपोक्स वायरस के द्वारा होती है। तो ये बीमारी किसके द्वारा होती है? तो एक वायरस होता है, उस वायरस का नाम है क्या? कैप्रोपोक्स वायरस। और इस वायरस की जो फैमिली है उस फैमिली या कुल का नाम क्या है? तो पोक्सोविरिडी कुल के वायरस कैप्रोपोक्स वायरस के द्वारा होती है। और जो अभी WHO के द्वारा एक महीना डेढ़ महीने पर पहले एक बीमारी घोषित की गई थी जिसका नाम है मंकी पॉक्स, जिसे इमरजेंसी का आपातकालीन बीमारी के रूप में घोषित किया गया था। वो जो बीमारी है मंकी पॉक्स जो बीमारी है वो जो वायरस होती है वो भी कौन से समूह से संबंधित है? तो वो भी हो जाएगा अपना पोक्सोविरिडी कुल के वायरस से संबंधित होता है। तो इन दोनों की फैमिली सेम है। किसकी? कैप्रोपोक्स वायरस की बीमारी भी सेम है और मंकी पॉक्स जो वायरस है उसकी भी दोनों वायरस की जो फैमिली है वो क्या हो जाएगी? अपने पोक्सोविरिडी। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन की जो वायरस जनित जितनी भी बीमारियां होती है, जिसके अलावा अपन कोरोना वायरस देख लेते हैं अपन, इसके अलावा LSD देख ले, लंपी स्किन डिजीज़ हो गई। इसके अलावा अपन जैसे पशुओं में और देखें जैसे FMD हो गया। इसके अलावा अपन रिंडर पेस्ट की बात करें तो ये जो वायरस जनित जितनी भी बीमारियाँ होती है इनका रोकथाम नहीं की जा सकती। इनका रोकथाम करने का केवल एक ही उपाय होता है कि जो वायरस जनित जितनी भी बीमारियां होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो फैलती है उसको फैलाने का एक
पर्टिकुलर एक वाहक का काम करता है, जो वो या तो मक्खी के द्वारा फैलती है, मच्छर के द्वारा, तो अलग अलग वाहक के माध्यम से एक अलग अलग जो जीव होते हैं उसके द्वारा संक्रमित जीव से स्वस्थ जीव के अंदर वो वाहक के माध्यम से पहुंचती है। तो जो LSD जो बीमारी होती है वो उसका जो वाहक होता है, क्योंकि ये वायरस जनित बीमारी है, तो वायरस जनित बीमारी को दूषित या जो संक्रमित जो जीव है, पशु है, उसके द्वारा स्वस्थ पशु के अंदर जो पहुंचती है वो बीमारी, वो एक वाहक के द्वारा पहुंचती है। तो इसमें जो वाहक का जो काम करते हैं वो कौन कौन करते हैं, जो पशु के जितने भी बाह्य परजीवी जो जीव होते हैं, चाहे उसमें माइट आ गया, मक्खी आ गई, मच्छर आ गया, उसका जूं आ गया, तो ये जितने भी बाह्य परजीवी जो जीव होते हैं उसके द्वारा ये क्या होते हैं, बीमारी एक संक्रमित पशु के द्वारा स्वस्थ पशु के अंदर पहुंचती है। तो इसके जो वाहक हो जाएंगे वो कौन कौन हो जाएंगे, तो वाहक हो जाएंगे बाह्य परजीवी में मक्खी हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, इसके अलावा जूं हो जाएगा और अन्य कीट हो जाएंगे, ठीक है ना। इनके द्वारा ये क्या होती है, संक्रमित पशु के द्वारा स्वस्थ पशु के अंदर पहुंचती है, ठीक है ना। ये अपने को थोड़ा याद रखना। इसके अलावा और किस किस के द्वारा ये बीमारी संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में पहुंच सकती है, तो इसके अलावा पशु स्त्राव से, यानी कि यदि कोई पशु ऐसा है जिसको ये बीमारी हो रही है, तो जो बीमारी होती है, इस बीमारी में क्या होता है, पशु की जो स्किन होती है उस स्किन पर गांठें पड़ जाती है, छाले पड़ जाते हैं या फफोले पड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, पशु की त्वचा सूज जाती है, सूजन आ जाती है। वो सूजन आने के बाद में जो अगर वो जो छाले या जो गांठें हो रही है, गांठों के अंदर मवाद आ जाता है, पप्स आने लग जाता है, मवाद आने लग जाता है। तो मवाद क्या होता है, पशु के नाक और कान से क्या होता है, वो स्त्राव धीरे धीरे बाहर निकलता है। वो बाहर निकलने के बाद में जो वो स्त्राव होता है, या तो वो पशु जहाँ पर चढ़ने जाता है वहाँ पर गिर जाता है, यहाँ पर वो जहाँ पर वो चारा खा रहा है वहाँ गिर जाता है, या पानी पीता है तब वो जो स्त्राव होता है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। और जब उसी पानी को जब स्वस्थ जो पशु होता है वो पीता है, तो जो वो पानी है, उस पानी के अंदर जो वायरस है वो वायरस स्वस्थ पशु में भी चला जाता है। तो इसके द्वारा भी एक संक्रमित पशु के द्वारा पशु स्त्राव से स्वस्थ पशु में भी ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा दूसरी चारा और पानी दाने खाने से भी इस बीमारी का फैलाव होता है, ठीक है ना। तो यह किस किस के द्वारा फैलती है ये अपन ने देख लिया कि इसका वाहक कौन होता है। तो बाह्य परजीवी जितने भी होते हैं, जो उसके अंदर मक्खी आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा, जूं होगा और अन्य कीट, इनके द्वारा ये फैलती है। इसके अलावा पशु स्त्राव से भी फैलती है, दूसरी चारा पानी दाना खाने से भी इसके द्वारा ये बीमारी संक्रमित पशु के द्वारा स्वस्थ पशु के अंदर फैलती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रभाव किसके अंदर दिखाई देता है इसका, या भैंस वंश के अंदर दिखाई देता है, गोवंश के अंदर, या भेड़, ऊँट, बकरी, किसके अंदर दिखाई देता है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो प्रकोप है वो सबसे ज़्यादा प्रकोप किस में दिखाई देता है, तो वो गोवंश के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी गायों के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। और गायों के अंदर भी कौन सी नस्लों में दिखाई देता है, कि भारवाहक नस्लों में दिखाई देता है, कि या दुधारू नस्लों में, या द्विकाजी जो नस्लें होती हैं उनमें दिखाई देता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो ये प्रभाव दिखाई देता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है जो दुधारू नस्लें होती हैं। दुधारू नस्लों के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि जब अपन गायों की नस्लों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो गायों की नस्लों को अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला तो अपन करते हैं दुधारू नस्लें, दूसरा करता है भारवाहक नस्लें, और दूसरा करता है अपन ड्यूल पर्पज यानी कि द्विकाजी नस्लें, जिनका प्रयोग अपन दूध के लिए भी करते हैं और भारवाहक के लिए भी करते हैं। तो उन्हें अपन द्विकाजी नस्लों के नाम से अपन जानते हैं। तो जो दुधारू नस्लें होती है उनमें सबसे ज़्यादा प्रकोप इसका होता है। तो अब दुधारू नस्लों में कैसे होता है कि दुधारू नस्लें जो जितनी भी होती हैं वो उनसे क्या होता है, दूध का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो दूध का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होने के कारण जो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है दुधारू नस्लों के अंदर, क्योंकि जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, खनिज लवण, या अपन कह सकते हैं जो भी पोषक तत्व होते हैं, आहार होता है, संतुलित आहार होता है, वो सारा किस में कंज्यूम हो जाता है, वो दूध के अंदर कंज्यूम हो जाता है, और दूध के अंदर वो सारे गुण आ जाते हैं। तो उनका शरीर कमज़ोर रह जाता है। इसी कारण जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है दुधारू नस्लों की। इसी कारण जो लंपी स्किन डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है गायों को की नस्लों में, वो दुधारू नस्लों को प्रभावित करती है। तो दुधारू नस्लें जैसे अपने गिर हो गए, राठी हो गए, थार पारकर होगी, तो ये प्रमुख जो दुधारू नस्लें होती हैं अपने, उनको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है, तो ये हो जाएगा गोवंश में दुधारू नस्लों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद में अपन देखें कि ये
जो LSD लंपी स्किन जो डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा किस मौसम के अंदर गायों को प्रभावित करती है? तो सबसे ज़्यादा जो गायों को प्रभावित करती है वो वर्षा ऋतु के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे इसी प्रकार अपन देखें कि जो FMD होता है, FMD जो वायरस जनित बीमारी होती है, यह भी जो वायरस जनित जो ये बीमारी है, यह भी कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा पशुओं को प्रभावित करती है? तो वो भी इसमें वर्षा ऋतु के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये अपने को थोड़ा पता रखना है। तो इसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी। इसमें अपन ने देखा है कि सामान्य परिचय क्या है, उसके बाद अपन ने देखा है कि इसका रोग कारक कौन सा है। तो वो इसका जो रोग कारक होता है वो कैप्रोपॉक्स वायरस होता है। उसके बाद में अपन ने वाहक के बारे में देखा। अब अपन देखते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं। तो लक्षण अपन इस बीमारी के नाम से पता चल रहा है कि इस बीमारी के लक्षण क्या होंगे। तो जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर क्या हो जाता है, छाले हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, या अपन कह सकते हैं स्किन फूल जाती है, या इसमें गांठें पड़ जाती है स्किन के ऊपर। जो अपना मूंगफली के दाने होते हैं ऐसे छोटे छोटे स्किन के ऊपर उभार आ जाते हैं, गांठें पड़ जाती है। तो पहला तो इसका जी ये लक्षण ये हो जाएगा कि स्किन के या त्वचा के ऊपर गांठें हो जाती है। गांठें होने के कारण क्या होता है, पशु को तीव्र दर्द होने लगता है। पशु को तीव्र दर्द होता है तो वो क्या करता है, खाना पानी दाना जो भी वो चारा खाता है वो क्या करता है, खाना पीना बंद कर देता है। जैसे वो खाना पीना बंद करता है तो खाना पीना बंद करने के बाद में क्या होता है, जो दूध उत्पादन होता है वो क्या हो जाता है, दूध उत्पादन में भारी कमी आती है, गिरावट आती है। गिरावट आती है तो पशु क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, पशु को तीव्र तेज बुखार आने लगता है। और तेज बुखार आता है पशु को, तो तेज बुखार आने के बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और अल्टीमेटली अगर सही समय पर उसको इलाज नहीं किया जाता है तो उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो इसके लक्षण होते हैं वो एक लक्षण के आधार पर अपन धीरे धीरे उसके वो लक्षणों को जोड़ते जोड़ते उसको अपन आसानी से याद कर सकते हैं और इस रोग की पहचान कर सकते हैं। तो इसके प्रमुख लक्षण की बात करें अपन साथियों, लक्षण की या सिम्टम, यानी कि लक्षण से तात्पर्य यह है कि जब भी अपन किसी पशु को देखते हैं कि देखने के बाद में अपने को कैसे पता चलेगा कि इसमें LSD या लंपी स्किन डिजीज़ के लक्षण है या नहीं है, कि अपन पहचान कर सकें कि इस पशु में अगर ये सारे लक्षण दिखा दे रहे हैं तो उस पशु को अपन हर्ड या समूह से उसको अलग कर देते हैं ताकि दूसरे पशु इससे संक्रमित नहीं हो सके। तो अपन इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में इसका जो पहला लक्षण होगा वो हो जाएगा, पशु त्वचा पर, जो पशु की जो त्वचा होती है वहाँ पर क्या दिखाई देती है अपने को, गांठें या पशु त्वचा पर गांठें या छाले पड़ जाते हैं। छाले पड़ जाते हैं यानी कि जो उसकी स्किन होती है वो मोटी मोटी सी दिखाई देने लगती है, अपने को उभार दिखाई देने लगता है, ठीक है, या गांठें दिखाई देने लगती हैं। जैसे अपने को अपने जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य के अंदर मंकी पॉक्स में क्या होता है, तो मनुष्य की जो त्वचा होती है उसमें भी छोटी छोटी गांठें दिखाई देने लगती है, फुंसियाँ दिखाई देने लगती हैं। तो उसी प्रकार पशु की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसके ऊपर भी गांठें, छाले या जो फुंसियाँ होती है वो दिखाई देने लगती है। अब जो फुंसियाँ होती हैं, इन फुंसियों का आकार कितना बड़ा हो सकता है कि अगर शुरुआती स्टेज होगी तो शुरुआती स्टेज में जो उसका जो गांठें होगी उसका आकार कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर होगा। और अगर ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो इन गांठों का आकार कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर से लेकर कितना 5 सेंटीमीटर तक ये गांठों का आकार हो सकता है। तो इसमें गांठों का आकार कितना हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक गांठों का आकार हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, नंबर सेकंड अपन सिम्टम की बात करें तो जो पशु की जो त्वचा होती है इस पर गांठें दिखाई देने लगती है, जिससे पशु को क्या होता है, तीव्र दर्द होता है। और तीव्र दर्द होने के कारण क्या होता है, पशु को तेज बुखार आ जाता है, तेज बुखार आने लगता है, तेज बुखार आ जाता है, पशु को तेज बुखार आ जाता है। तेज बुखार आने पर वो पशु में क्या होता है, वो खाना पीना बंद कर देता है, खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देता है। वो ना पानी पीता है, ना सही से दाना खा पाता है, ना चारा खा पाता है, तो वो खाना पीना बंद कर देता है। वो नंबर 4 की बात करें अपन तो जो पशु के, अगर पशु में अत्यधिक अगर काफ़ी समय हो गया है उसके स्किन के ऊपर गांठें बने हुए तो वो गांठों में क्या होते हैं, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, पकने लगती है। तो गांठें क्या होनी, पकने लगेगी।
अब जैसे गांठें पकती है तो पकने पर उसमें क्या हो जाएगी, मवाद पड़ जाता है। गांठों में क्या हो जाता है, मवाद पड़ जाता है। और मवाद पड़ने के बाद में वो गांठें क्या हो जाती है, फूट जाती है। और मवाद पड़ जाता है। और मवाद पड़ जाता है तो मवाद पड़ने पर क्या होता है, वो गांठें फूट जाती है और उनसे ये मवाद होता है जो स्त्राव के रूप में बाहर निकलता है। तो मवाद पड़ जाता है और ये क्या होता है, फिर स्त्राव होने लगता है। यानी कि ये क्या होता है, स्त्राव होने लगता है, या ये जो मवाद होता है ये क्या होता है, बहने लगता है। तो बहने लगता है तो इसके जो भी नाक कान होते हैं, अगर यहाँ पर गांठें हो रही होती है तो यहाँ से क्या होता है, ये स्त्राव के रूप में बहने लगता है। तो नंबर 5th पॉइंट हो जाएगा क्या, नाक कान और मुंह से स्त्राव होने लगता है। ठीक है, नाक कान मुंह से क्या होता है, स्त्राव होने लगता है। अब यही क्या होता है, जो नाक कान से जो स्त्राव होता है ये बहने लगता है, तो ये जहाँ पर पशु अगर खुले में पशु चरने जाता है तो वहाँ पर ये स्त्राव गिर जाएगा। अगर पशुशाला है तो वहाँ पर गिर जाएगा। अगर पानी पीने जा रहा है तो वहाँ पर गिर जाएगा। तो इसके द्वारा जो रोगी पशु है, रोगी पशु से क्या होगा, ये स्वस्थ पशु में फैलने का इसके आसार रहते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, 5 इंपॉर्टेंट लक्षण है। कौन कौन से, पहला तो हो जाएगा पशु त्वचा पर गांठें पड़ जाती है जिनका आकार 2 से 5 सेंटीमीटर तक का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो पशु की जो त्वचा होती है, पशु की त्वचा पर गांठें हो जाती है तो गांठें जैसे पक जाती है, पकने पर उनमें मवाद पड़ जाता है और मवाद पड़ने पर वहाँ से तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो नाक कान मुंह से स्त्राव बाहर निकलने होने लगता है। उसके बाद में वो खाना पानी बंद कर देता है और पशु को तेज़ बुखार आने लगता है। और पशु को तेज़ बुखार आने लगता है तो वो चारा दाना पानी कुछ नहीं खा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दूध उत्पादन कम होने लगेगा। उससे जो अपने को उत्पादन के रूप में जो दूध प्राप्त होता है वो कम होगा और आर्थिक अपने को क्षति होगी। ठीक है ना, तो ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। अब अपन देखते हैं इसके बचाव के उपाय क्या क्या। तो अब अपन देखते हैं इसके बचाव। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बचाव के उपाय क्या हैं, इसके प्रमुख बचाव के उपाय की बात करें अपन, तो जो अपन ने लक्षण देखे उन्हीं के आधार पर इनके अपन बचाव कर सकते हैं। तो बचाव के उपाय कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला तो ये हो जाएगा कि जो भी जैसे अपने को समूह या हड्डी के अंदर अपने को पता चले कि पहचान हो जाती है कि किसी पशु के अंदर अपने को ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो उस समूह से उस रोगग्रस्त जो पशु होता है उसको अपने को क्या कर देना, अलग कर देना चाहिए। तो सबसे पहला तो हो जाएगा कि पशु अलग कर देना चाहिए। पशु को अलग अलग कर देना चाहिए, यानी कि जो रोगी पशु है उसको स्वस्थ पशुओं के झुंड से अलग कर देना चाहिए। उसके बाद में क्या करना चाहिए अपने को, तो जो पशुशाला होती है, पशुशाला की अपने को नियमित साफ़ सफाई करनी चाहिए। इसके साफ़ सफाई के लिए अपने को लाल दवा या फिटकरी का 1% घोल का अपने को उससे पशुशाला को साफ़ करना चाहिए। यानी कि सारे पशुओं को बाहर निकालकर 100 लीटर पानी में अपने को 1 या 2 लीटर अपने को लाल दवा मिलानी है। लाल दवा मिलाने के बाद में पशुशाला को अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए। और पशुशाला की जो दीवारें होती हैं, दीवारों में अगर कहीं पर दरारें होती है तो दरारों को भर देना चाहिए चूने की सहायता से या सीमेंट की सहायता से, उनको पूर्ण रूप से भर देना चाहिए ताकि उनके अंदर मच्छर मक्खी कीट माइट ये सब उसके अंदर न रह सके, क्योंकि यही इस बीमारी को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा क्यों, दरारें, जो भी दरारें होती है दीवारों के अंदर दरारें भर देनी चाहिए अपने को। दरारें भर दें, ठीक है, अपने को दरारें भर देनी चाहिए चूने की सहायता से। नंबर 3 पॉइंट की बात करें अपन, नंबर 3 पॉइंट हो जाएगा इसमें अपने को बचाव और कैसे कर सकते हैं, तो अपन पशुशाला की साफ सफाई, पशुशाला की साफ सफाई अपने को अच्छे से करनी चाहिए। नंबर 4 की बात करें अपन, अपने को सोडियम हाइपोक्लोराइट का 2 से 3% घोल बनाकर
छिड़काव करना चाहिए। यानी कि पूरे गांव में अगर अपने को पता चल गया कि ये बीमारी आ चुकी है तो उस गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का 2 से 3% यानी कि 100 लीटर पानी में अपने को 2 या 3 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलाना है उसमें, और उसका अपने को छिड़काव करना है। क्योंकि अब जब कोरोना वायरस आया था तो कोरोना वायरस के समय पर भी अपन ने मशीनों की सहायता से सोडियम हाइपोक्लोराइड का अपन ने गाँव में छिड़काव किया था। तो उसी का छिड़काव अपने को इस वायरस के लिए, इस बीमारी के लिए भी अपने को करना है, तो इसको अपन इस बीमारी को रोक सके। इसके अलावा अपने को क्या करना चाहिए, जो भी अपन पशु मेले लगते हैं या किसान प्रदर्शनी मेले लगते हैं वहाँ पर अपने को पशुओं को खुले में नहीं ले जाना चाहिए। तो नंबर 5th पॉइंट हो जाएगा इसमें, पशु मेले व किसान प्रदर्शनी में पशु को न ले जाएं। जितने भी पशु मेले लगते हैं, जैसे मल्लिनाथ जी का पशु मेला हो गया, तेजा जी का पशु मेला हो गया, परबसर का पशु मेला हो गया, जितने भी पशु मेले लगते हैं या राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी हाट बाजार लगते हैं या किसान प्रदर्शनी लगते हैं, वहाँ पर अपने को जब तक इस बीमारी का प्रकोप कम नहीं हो जाता तब तक अपने को इन पशुओं को पशु मेले में या किसान प्रदर्शनी के अंदर नहीं ले जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर इस बीमारी का फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है ना। उसके बाद में और क्या कर सकते हैं अपन, यदि इन सभी बचाव के अलावा यदि पशु बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में उस पशु को खुले में हमें नहीं फेंकना चाहिए। उसके लिए उसको गांव से बाहर किसी खुले स्थान पर ले जाने के बाद में उसको गहरा गड्ढा खोद के, लगभग 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोद के उसको उस गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। तो इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, अपन तो नंबर 6 पर कर सकते हैं क्या, मृत पशु को 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोद कर गाड़ देना चाहिए। गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार अपन स्वस्थ पशु को अपन बीमार पशु से बचा सकते हैं। तो ये 6 बचाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, तो जितने भी पशुशाला के अंदर अब अपन जो उपकरण काम में लेते हैं, यानी कि दाना पानी खिलाने के लिए जो अपन बर्तन काम में लेते हैं, उनको लाल दवाई फिनाइल के द्वारा उनको अच्छे गर्म पानी से उनको साफ़ सफाई करनी चाहिए। और इस प्रकार अपन स्वस्थ पशु को अपन रोगी वाले पशु से बचा सकते हैं। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन इसके उपचार क्या है। ये तो अपन ने बचाव देखा कि अगर अपने को पता चल गया कि एक पशु अपने को, यानी कि अपने पास 5 पशु है, तो उसमें से अपने को पता चल गया कि एक पशु अपने LSD बीमारी से संक्रमित है, तो उसको अपन किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, स्वस्थ पशु का अन्य 4 पशु को अपन किस प्रकार बचा सकते हैं। अब इसका उपचार क्या है, तो अब उपचार के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। तो उपचार के बारे में देखें तो अभी तक इस जो वायरस जनित जितनी भी बीमारियां होती है उनका पर्टिकुलर कोई उपचार नहीं होता। उनको अपन टीकाकरण की सहायता से या वैक्सीन की सहायता से अपन रोक सकते हैं। अगर इस बीमारी को रोकना है तो इसके जो वाहक होते हैं, वेक्टर होते हैं, अगर उनको अपन कंट्रोल कर लेते हैं तो ये बीमारी अपने आप स्वतः ही अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसके उपचार की बात करें अपन, उपचार क्या होगा, तो अभी तक जितनी भी वायरस जनित बीमारियां होती है उनका कोई भी विशेष उपचार नहीं होता है। इनको अपन अलग अलग तरीके से देसी उपचार करके, देसी नुस्खा करके अपन इसको अपन उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं उपचार में देसी उपचार देखते हैं। देसी उपचार की बात करें तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसमें जो भी गाँवों के अंदर नीम का पौधा होता है, नीम के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को अपने को जो सूखा चारा होता है उसमें मिलाकर उसका धुआं करना चाहिए, ताकि जो पशु होते हैं, पशुशाला में जो भी मक्खी मच्छर होते हैं, उसका धुआं करने से मक्खी मच्छर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ तक धुआं रहेगा वहाँ तक वो नहीं आते हैं। तो पहला उपचार तो अपन यही कर सकते हैं कि मक्खी और मच्छर को भगाने के लिए अपन क्या नीम के पत्तों का क्या करें, धुआं करें अपन। तो देसी उपचार पहला तो हो जाएगा क्या, धुआं करना चाहिए अपने को, धुआं करना चाहिए। किसका धुआं करें, तो नीम
नीम का धुआं करना चाहिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, जो भी अपन ने देखे तो पिछली बार बचाव के अंदर देखे, जो पशुशाला की जो दीवारें होती है, दीवारों के अंदर दरारें पड़ जाती हैं, तो उन दरारों के अंदर भी क्या होता है, जो मक्खी मच्छर या बाह्य परजीवी जो जीव होते हैं पशु के, वो उसके अंदर रहते हैं, तो उनको वहाँ से भगाने के लिए अपन कपूर की गोली का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो दरारों में कपूर की गोली रखें, ठीक है, कपूर की गोली रखेंगे तो वो वहाँ से भाग जाएंगे, या जब तक कपूर की जो गंध आती रहेगी तब तक वो मक्खी मच्छर या बाह्य परजीवी पशुशाला के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अपन और कर सकते हैं, इसमें देसी उपचार में अपने को क्या लेना है, तो जो गिलोय होती है, गिलोय का अपने को जूस बनाकर या काढ़ा बनाकर उसको पिलाना चाहिए पशु को, ताकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। इसके अलावा अपन और क्या करें, तो अपने को एक निश्चित अनुपात में एक मिक्सर तैयार करना रहता है, वो मिक्सर तैयार करके भी अपन इस बीमारी से पशु को बचा सकते हैं या उपचार कर सकते हैं। तो इसमें अपने को क्या करना रहता है, जो भी अगर संक्रमित जो पशु होता है उसमें अगर अपने को सिम्टम कुछ ही दिनों में पहले दिखाई देने लगे या 2-3 दिन ही हुए बीमारी का अपने को पता चले, तो उसमें अपने को क्या करना है, 25 ग्राम, तो अपने को क्या लेना है, 25 ग्राम हल्दी लेनी है अपने को, 25 ग्राम हल्दी प्लस 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है। इसके अलावा 100 ग्राम गुड़ लेना है प्लस 100 ग्राम घी लेना है, गाय का घी लेना है। गाय का घी लेने के बाद में इन सभी चारों को निश्चित अनुपात में क्या करना है, इनका मिश्रण बनाना है। मिश्रण बनाकर गाय को खिलाना है, गाय को खिलाएं, गाय को खिलाएं। इसमें क्या करना है, अपने को 25 ग्राम तो हल्दी लेनी है, 50 ग्राम अपने को काली मिर्च लेनी है, 100 ग्राम गुड़ लेना है और 100 ग्राम ही अपने को देसी गाय का घी लेना है। इन चारों को निश्चित अनुपात में मिलाकर या तो लड्डू बनाकर या रोटी बनाकर गाय को खिलाएं, जिससे क्या होता है, जो पशु के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, तो उससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो पशु के अंदर जो ये बीमारी होती है इसका प्रकोप क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये अपन इस प्रकार अपन देसी उपचार ये कर सकते हैं। इसके अलावा अपन काढ़ा पिला सकते हैं पशुओं को। इसमें जो नंबर 3rd पॉइंट है, इसमें जो ये निश्चित अनुपात ले रहे हैं अपन चारों का, हल्दी का, गुड़ का और देसी घी का और काली मिर्च का। इसमें एक विशेष बात याद रखिए कि हल्दी जो होती है, हल्दी को विशेष रूप से आप 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले, इसको या 15 से 25 ग्राम के बीच में ही ले, क्योंकि अपन जानते हैं कि हल्दी होती है, जो हल्दी जो होती है उससे उसके कारण शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो जो ये बीमारी होती है, इस बीमारी में जो पशु जो को क्या होता है, तेज़ बुखार आता है। इसी कारण पशु का जो तापमान होता है शरीर का वो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा होता है। अगर अपन इसमें हल्दी का मिक्सचर ज़्यादा लेंगे तो पशु को और तीव्र गर्मी होगी, जिसके कारण ये गलत प्रभाव भी उसके ऊपर डाल सकता है। तो इस प्रकार अपन निश्चित मात्रा में लेकर लेकर इसको अपन बचाव कर सकते हैं इस बीमारी का। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा ये तो अपना देसी उपचार हो गया। अब अपन देखें, अपन पर्टिकुलर अगर किसी रसायन की सहायता से या अपन केमिकल की सहायता से या इंजेक्शन की सहायता से अपन इस बीमारी का भी अपन रोक सकते हैं। यानी कि अगर पशु को क्या हो, तीव्र बुखार होने पर अपन पशु को, जैसे अपने को तीव्र बुखार आता है तो अपन पैरासीटामोल लेते हैं, इसी प्रकार पशुओं के लिए भी पैरासीटामोल का प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो अगर तीव्र बुखार है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, पशु को पैरासीटामोल जो गोली आती है, टैबलेट आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अपन अगर यदि पशु को तीव्र बुखार आने पर पैरासीटामोल, अगर यदि दर्द है, पशु को दर्द हो रहा है, तो दर्द होने पर उसको अपन एनाल्जिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे पशु को आराम मिलेगा। उसके अलावा अपन दर्द होने पर एनाल्जिन का उपयोग कर सकते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन या फंगल का अगर संक्रमण होता है, या जो फंगल का अगर संक्रमण होने पर अपन क्या कर सकते हैं, तो फंगल के संक्रमण के लिए अपने को जो पशु होता है, पशु को आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन देना चाहिए। फंगल संक्रमण होने पर
आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन देना चाहिए। और कितना देना चाहिए, तो 1 ml प्रति 50 किलोग्राम बॉडी वेट पर। यानी कि जिस पशु में बीमारी हो रही है, तो यदि गाय के अंदर बीमारी हो रही है तो गाय का अगर बॉडी वेट अगर अपने को 250 किलोग्राम से 300 किलोग्राम है, तो 50 किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से अगर 50 किलोग्राम बॉडी वेट पर अपन 1 ml दे रहे हैं, तो 250 किलोग्राम अगर गाय का बॉडी वेट है, तो उसमें अपन 5 ml आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन उसको देंगे। तो इस प्रकार अपन अलग अलग इंजेक्शन की सहायता से इस बीमारी को पशु के अंदर फैलने से रोक सकते हैं, या उसको पीड़ा होने से अपन रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो देसी उपचार और इसके अलावा अपन अभी तक इस बीमारी का कोई भी उपचार या वैक्सीन की खोज नहीं हो पाई है, तब तक अपन केवल बचाव ही इसका क्या होता है, उपाय होता है, ठीक है। तो बचाव के तरीके मैंने बता दिया आपको, किस प्रकार अपन इस बचाव को बीमारी होने पर अपन कर सकते हैं और इसका उपचार किस प्रकार कर सकते हैं। तो देसी उपचार अपन प्रेफर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो ये सारे इंजेक्शन देने पड़ते हैं, इंजेक्शन के लिए अपने को विशेष रूप से वेटरनरी डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके आसपास किसानों के आसपास अगर गांव में अगर वेटरनरी कंपाउंडर नहीं है, तो अपन देसी उपचार की सहायता से भी उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करके अपन इस बीमारी से पशु को बचा सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये तथ्यात्मक जानकारी समझ में आई होगी। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस बीमारी के बारे में किसान भाइयों को पता चले और वो इस बीमारी से जो पशु का जो ग्रसित जो पशु हैं उसका सही समय पर वो बचाव या उपचार कर सकें। उम्मीद आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।